नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें, कल दिल्ली में चुनाव होने हैं। 12 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है और इससे पहले दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही और कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट कीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें जामा मस्जिद के शाही इमाम की समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ना समझता हो, लेकिन शाही इमाम के इस ऐलान को जोड़ दिया बीजेपी के साथ और कहा कि क्या इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई सियासत है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर शाही इमाम का कार्ड कौन खेल रहा है। दिल्ली में कल असेंबली इंतखाबात में मैं अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाएं और अपने वोट की ताकत से दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनाने में मदद करें। सैयद अहमद बुखारी के इस बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली के मतदाता जानते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। ऐसे फतवे पहले भी जारी किए गए हैं। मुझे याद है कि एक बार गुजरात में भी ऐसा फतवा आया था और उस वक्त भी मैंने उसके उत्तर में कहा था कि इस फतवे का सही उत्तर होता है कि जो उसके विरोध में है फतवे के, वो 100% मतदान करें। तो जो मैंने उस वक्त कहा था, इस फतवे के उत्तर में भी मेरा यही रिस्पांस है कि फतवे के विरोध में जो हैं वो भी 100% मतदान करने के लिए बाहर निकले। पूरे मसले की खबर मिलते ही आपने सबसे पहले तो शाही इमाम बुखारी के समर्थन को ठुकराया और फिर दावा किया कि बीजेपी और सैयद अहमद बुखारी मिलकर आपका खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद बुखारी जी के बयान के तुरंत बाद अरुण जेटली जी का बयान आता है कि फतवे के खिलाफ 100% मतदान करें। इसका मतलब इन दोनों बयानों में कहीं ना कहीं कोई जुगलबंदी थी। चुनाव के ठीक एक दिन पहले अहमद बुखारी जी का बयान आता है और उसके ठीक 1-2 घंटे बाद देश के वित्त मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अरुण जेटली जी का बयान आता है। तो इन दोनों बयानों में जुगलबंदी है और इसके अलावा वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनकी राजनीति का आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करती। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हर प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। तो कल मतदान है और उससे पहले शाही इमाम ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही, लेकिन उस पर पलटवार किया आम आदमी पार्टी ने। और पलटवार ही नहीं किया बल्कि इसको बीजेपी की सियासत के साथ भी जोड़ दिया। सवाल ये, शाही इमाम का कार्ड कौन खेल रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से संबित पात्रा जी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी मौजूद है। इसके साथ ही स्टूडियो में अभय कुमार दुबे और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। संबित पात्रा जी, सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि क्या इस शाही इमाम वाली अपील के पीछे बीजेपी की सियासत है, कोई जुगलबंदी है जिसकी ओर साफ इशारा किया आम आदमी पार्टी ने। देखिए, ये आम आदमी पार्टी तो ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि इनको लगता है पूरा ब्रह्मांड ही एक है, सब मिले हुए हैं। आप देखिए, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, हमारे साथ पुलिस भी मिली हुई है, हमारे साथ अब शाही इमाम भी आके मिल गए हैं। अरे भैया, अगर सब लोग हमारे साथ मिल गए हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए, आप बोल दीजिए आप हार गए हैं। अगर पूरी कायनात चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिल जाया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी चाहते हैं कि विकास हो दिल्ली में। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की ये बौखलाहट है। जब वो अपनी हार देखने लगते हैं आईने में, तब ये कहते हैं सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। नहीं सर, हार की कहां बात है संबित जी। उधर शाही इमाम समर्थन का ऐलान करते हैं, उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि भाई जो इस फतवे के खिलाफ है वो 100% आए और मतदान करें। उनका संदेश बिल्कुल साफ। और देखिए आम आदमी पार्टी किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को घुमा देती है और अपने फेवर में कर लेती है, कहा जाए, जहां पे वो कह रही है कि हमें ऐसे इंसान का समर्थन नहीं चाहिए जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा ना रखता हो। और फिर सवाल उठाती है वित्त मंत्री अरुण जेटली की उस बात पर जो उन्होंने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठीक शाही इमाम के ऐलान के बाद। देखिए, उनके फिलॉसफी के हिसाब से मैं अभी बताता हूं।
उनका कहना है कि शाही इमाम जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फतवा दिया, ठीक उसके बाद अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और जवाब दिया। तो मैं कहता हूं ठीक अरुण जेटली जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अर्थात ये भी हमसे मिले हुए हैं क्या? अगर ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना का अर्थ होता है मिले हुए हैं, तो हमें लगता है आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ ही मिली हुई है। इस प्रकार से काम नहीं करता है फिलॉसफी जो ठीक है। मेरे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। संजय जी, आप लोगों ने भी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाही इमाम का समर्थन ठुकराया और उससे जोड़ दिया बीजेपी की सियासत के साथ। कहीं आप तो नहीं खेल रहे शाही इमाम का कार्ड? देखिए, बहुत साफ है, चुनाव के ठीक एक दिन पहले इमाम बुखारी जी का बयान आता है, ठीक उसके बाद वित्त मंत्री जी का बयान आता है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वो गुजरात का उदाहरण देके कहते हैं कि जो फतवा के खिलाफ है वो 100% मतदान करे। तो मेरा ये कहना है कि इन बयानों में जुगलबंदी है। हम बयानों की जुगलबंदी की बात कर रहे हैं कि इन और उसके अंदर की तहकीकात करने की जरूरत है, वो आप करते रहिएगा, उसमें बहुत सारे सच आगे पीछे आएंगे। लेकिन जहां तक इमाम बुखारी जी का सवाल है, उन्होंने एक समय में भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन किया था, उन्होंने मुलायम सिंह की भी पार्टी का समर्थन किया था। भारतीय राजनीति में यह पहली घटना है कि किसी पार्टी ने उनके समर्थन को अस्वीकार किया है। मुझे लगता है इसकी सराहना होनी चाहिए। और किस बात पे? उनकी सोच, उनकी विचारधारा के आधार पे। हम हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ है, हम मुस्लिम नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप बीजेपी सियासत कर रही है, अगर इसे जोड़ रहे हैं तो क्या आप शाही इमाम की समर्थन की जो अपील है उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरह से? दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बयान आप दिखाते तो शायद संबित पात्रा ने बोल पाते। नहीं सर, वो दिखाया है हमने और उसके बाद ये चर्चा हो रही है। नहीं, वो दिखाया है। बयान नहीं सुनने देती हैं। ये बयान अगर आप दिखाती कि हम लोगों ने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपने बेटे की दस्तारबंदी के कार्यक्रम में न बुला के। संजय सिंह साहब, मैंने संबित पात्रा से जो सवाल पूछा उसमें ये बात जोड़ी है, मैंने सब दिखाया है। सर, अभी हम बहस कर रहे हैं इसी विषय पर। संबित, आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर, फिर मैं आया था इससे पहले की एक रिपोर्ट में भी ये बात दिखाई गई। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इन चीजों पर क्यों बहस? ये चुनाव, ठीक है संजय जी, रखिए आपने अपनी बात, रखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया सर। संबित बोलेंगे तो कैसे होगा? इनके समर्थन शांत हो जाए, वो शांत हो जाए पहले, तभी तो बोलूंगा। नेहा, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मौका दें। आपके पास जी संबित, त्वरित प्रतिक्रिया। दस्तारबंदी के विषय में संजय सिंह जी बोल रहे हैं, अरे जब दस्तारबंदी का पूरा प्रक्रिया हुआ था तब आम आदमी पार्टी चुप क्यों थी? उस समय निकलकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होती। आज इतने अरसे के बाद उस पर राजनीति करने निकली है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जाके शाही इमाम से खुद ये डिक्टेशन दिया गया है। आप बीच में मत बोलिए संजय जी, जब आप पकड़े जाते हैं तो आप बीच में बोलते हैं। मैं भी बीच में कभी नहीं, मैं बीच में कभी नहीं बोलता संजय जी, थोड़ा सा ये रखिए। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। आप जैसे झूठे नहीं हैं, हम आप जैसे झूठे नहीं हैं। हम आप जैसे झूठे नहीं हैं। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी। मेरे साथ रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से मौजूद है, मैं रागिनी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। नहीं हो पाएगी, आप बहस अभी बहुत लंबे वक्त तक चली है। आप दोनों ने अपनी बात रखी। रागिनी नायक, अगर आप सवाल ये है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रखेगा? इस प्रकार से बहस तो नहीं हो सकता है। आप, मैं किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, मगर जब मैं बोलता हूं तो आप दूसरों को बोलने के लिए अलाउ करती हैं। इस प्रकार से बहस नहीं हो सकता है। मुझे पहले अपने विषय को पूरी तरह से रखने दीजिए, उसके बाद आप जब नहीं, मेरी बारी पूरी नहीं हुई है। आपको पहले मेरी बारी पूरे होने दीजिए। मैं फिर आऊंगी आपके पास सर, एक मिनट, थोड़ा डेकोरम हम चर्चा का बना करके रखे। रागिनी नायक जी, तो ये डेकोरम पहले आप संजय सिंह को सिखाइए। पहले डेकोरम संजय सिंह को सिखाइए कि उनके समय कोई नहीं बोलता है, सबके समय वो घुस जाते हैं। आम आदमी पार्टी इसी में पड़े रहेंगे क्या? अब प्रचार का वक्त खत्म हो गया, दिल्ली की जनता आपको देख रही है। कल वोट देना है, अभी वोट दिया नहीं है दिल्ली की जनता ने, तो थोड़ा संयम बना के रखे। रागिनी नायक जी, सवाल ये है, शाही इमाम का कार्ड दिल्ली की सियासत में कौन खेल रहा है? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाकर भी इसमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक तरफ गुड गवर्नेंस और दूसरी तरफ स्वराज की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी ही
सुविधाजनक तरीके से भूल जाती हैं कि विकास के लिए अखंडता बहुत जरूरी है, देश की एकता बहुत जरूरी है, सांप्रदायिक सौहार्द बहुत जरूरी है। पहली बात। अब आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या हो गया है। सोनिया गांधी समर्थन ले रही थी तब आपको ये बातें याद नहीं आई? झूठे हैं इस पार्टी में और किस तरीके की, अरे सुन तो लीजिए क्या कह रही हूं मैं, उस पर भी आ जाऊंगी, सुन लीजिए कौन बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आया बीच में। पर आप ये देखिए चुनाव से 2 दिन पहले एक धर्मगुरु अचानक से समर्थन दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी फिल्म को ट्रिब्यूनल से पास करवाने के लिए पूरे सेंसर बोर्ड को हाशिए पर सरकार रख देती है। पहली बात। अब दूसरी बात, चंद घंटों पहले यहां पर शाही इमाम जी का मैं फतवा तो नहीं कहूंगी पर अपील जरूर आती है कि सेक्युलर वोट एक हो जाए, मुसलमान एक पार्टी को वोट दें। पॉइंट क्या है रागिनी जी? केजरीवाल सुबह से आज सारे धर्म स्थलों पर जा रहे हैं। वाराणसी में बता रही हूं आपको, वाराणसी में जब थे तब टोपी पहन रहे थे, आजान के वक्त रुक जाते हैं, तो तमाम ऐसे मैसेज दिए। जाति कार्ड दोनों पार्टियों ने खेला, चाहे एक ने गोत्र की बात की, दूसरे ने अपने आप को बनिया बताया। धर्म कार्ड दोनों पार्टियों ने खेला, एक धर्मगुरु से समर्थन लिया, अब एक और ने खेला, की बात चल रही आपने है। भी खेला था अब कोई लोकसभा चुनाव के दौरान, विकास कोई मुद्दा नहीं था, तो इसलिए अब नहीं आप दोनों में फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं तो तीसरी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर ही दिल्ली में वोट चाहिए तो छाती ठोक कर ये बोले, ये उल्टी सीधी राजनीति है, दबाव की राजनीति है। नहीं, लेकिन आप अपनी पार्टी का जवाब नहीं देंगे अभी। और मैं तो लोकसभा चुनाव में आपने भी तो यही किया था, जैसे काले, कम से कम आम आदमी पार्टी ने मना किया उस समर्थन के लिए, भी यही बात हुई थी। आप लोगों ने उस वक्त ये भी नहीं किया था। चलिए ठीक है, दाल में काला तो जरूर है, ठीक है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है या आम आदमी पार्टी की तरफ से है, ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलिए रखिए आपने अपनी बात। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हमीद नुमानी साहब भी मौजूद है। देश में नुमानी साहब, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही रखा है। ठीक है, ठीक। नुमानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं शाही इमाम की इस अपील को, और फिर उस पर जो प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से आई, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ समर्थन ठुकराया बल्कि कहा कि शाही इमाम और बीजेपी के बीच किसी तरह की जुगलबंदी दिखाई देती है? देखिए, शाही इमाम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी है या नहीं है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि शाही इमाम एक जो है मतदाता और नागरिक होने के नाते एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको जो है संपूर्णता अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में वो अपील कर सकते हैं, और पार्टी को भी ये अधिकार है कि वो जो है किसी की अपील को या समर्थन को जो है वो ठुकरा सकती है। तो लेकिन यह है कि अरुण जेटली जी ने जिस तरह जो है इस अपील को और जो है वक्तव्य बयान को जो है वो फतवा कह के और कहा कि उसके विरुद्ध जो है 100% लोग जो है वोटिंग करें, ये फतवे की जो अवहेलना है और अपमान है, ये मैं जो है इसका विरोध करता हूं। और जो जहां तक जो है वो किसी के समर्थन में, ये विरोध में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है वो खड़ा होने का मामला है, तो इसमें आदमी को आजादी है। नुमानी साहब, आप कह रहे हैं जिस तरह से फतवे के खिलाफ धर्म के नाम पर वोट को देने की अपील कर रहा हूं, उसको आप आजादी बता रहे हैं। धर्म की तरफ जो है या चर्चा आगे बढ़ाने से पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली में कल मतदान है, प्रचार थम चुका है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का लोगों से मिलना जुलना जारी है। ये आप देख रहे हैं किरण बेदी की तस्वीरें, और इन्होंने सफर तय किया है मेट्रो में निर्माण विहार से पटेल नगर तक का। इन तस्वीरों में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी को आप देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्म है, क्योंकि शाही इमाम के समर्थन को आम आदमी पार्टी ने ठुकराया है और इसको जोड़ दिया है बीजेपी की सियासत से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ हैं। दिबांग, सवाल ये है कि मतदान से ठीक पहले बुखारी के समर्थन को एक कार्ड की तरह इस सियासत में कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, बुखारी का जो कार्ड है वो सारी राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती रही हैं, समय समय पर इस्तेमाल करती रही हैं। दरअसल में ये जो पार्टियां हैं ये जमीनी की तो काम करती नहीं हैं, ये ठेकेदारियां बांटने लगी हैं। उस ठेकेदारी के चक्कर में इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। अगर आप देखें तो 17वीं शताब्दी में जब ये जामा मस्जिद बनी थी तो 4 गांव दिए गए थे, उनसे जो भी लगान आता था उससे मस्जिद का रखरखाव का काम होता था। वो गांव खत्म हो गए और आते आते हालत ये हुई कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके तहत उनको हिसाब देना पड़ता था, खींचतान मचती थी। तो इमरजेंसी के दौरान ये जो बुखारी साहब हैं, इन्होंने नसबंदी का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका समर्थन किया
कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी, तब ये गए जनसंघ और सोशलिस्ट की तरफ। तो लगातार इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, राजनेताओं ने इस्तेमाल किया और इमाम साहब ने खुद इस्तेमाल किया। इनका जो शुरुआती काम था वो आप अपनी नमाज करवाइए, जुमे की नमाज करवाइए, और जो मुगल शासक होते थे उनकी ताजपोशी ये किया करते थे, उससे आगे इनका कोई काम था नहीं। पर हमारे जो राजनेता लोग हैं वो अपना काम करते नहीं हैं। अब अगर वो अक़लियतों की देखभाल करते, वो अल्पसंख्यकों की देखभाल करते, सही विकास सबका करते, तो उनकी अपने आप ही प्रगति हो जाती। लेकिन चूंकि वो नहीं करते रहे, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसमें, तो उन्होंने इस तरह की पैंतरेबाजियां खूब की, और यही वो वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी इस हालत में। तो ये एक तरीके से इनका बैकग्राउंड है। इस तरह के लोगों की जिम्मेदारी आज की राजनीतिक दलों की है, चाहे वो इस तरह के नेता हो या जिस तरह के डेरे बन गए। तो फिर क्या आम आदमी पार्टी जैसे को... बीजेपी है, हाँ। बीजेपी ने भी डेरे का समर्थन, जब डेरे ने समर्थन किया बीजेपी ने ले लिया। पिछले जितने भी चुनाव हैं, स्थानीय दल भी लगातार ये डेरों के समर्थन की बात करते रहते हैं। डेरे उसकी आड़ में डेरे और डेरे को जो प्रमुख हैं वो तरह तरह के काम करते हैं, धंधे करते हैं, उनका बचाव करते हैं। मेरे ख्याल से इस सब से आगे निकलने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसका वक्त अब आ गया है। अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा लगता है इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ समर्थन ठुकराना, कहना उस व्यक्ति से समर्थन नहीं लेंगे जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझता, और फिर दूसरी ओर इसे बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बताते हुए उससे जोड़ना। भाई मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो किया, बुखारी का समर्थन ठुकराया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अगर आप बुखारी का इतिहास देखें तो 1993 में उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ वोट देने की अपील की थी। मुलायम सिंह चुनाव जीत गए। फिर उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को वोट देने की अपील की, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। फिर उन्होंने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को वोट देने की अपील की, कांग्रेस चुनाव हार गई। तो वो जिसको वोट देने की अपील करते हैं वो निश्चित रूप से, और जो उनका समर्थन लेता है वो निश्चित रूप से चुनाव हार जाता है। उनका किसी भी मुसलमान मतदाता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मुसलमान मतदाता जागरूक है, सोच समझकर वोट देता है। उन्होंने जो अपील की, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले में एक सांप्रदायिक गोलबंदी करने का दांव खेला, जिस दांव को आम आदमी पार्टी ने फौरन काट दिया। ये राजनीति बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है। संबित जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सांप्रदायिक गोलबंदी करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और उस दाव पर पलटवार किया आम आदमी पार्टी ने। नेहा जी, अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप देखेंगे तो टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू भी चल रहा है तारिक बुखारी जी का, और बुखारी जी के बेटे और स्पोक्स पर्सन का। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खुद आई थी समर्थन मांगने के लिए, और उसी कारण से हमने ये अपील, ये फतवा जारी किया था। तो किस प्रकार से आम आदमी का पार्टी का जो असली चेहरा है वो देश के सामने आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपील से नहीं चलती है लाल किला और शाही इमाम। शाही इमाम खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमसे मदद मांगने आई थी, हमसे कहने आई थी कि आप अपील करिए मुसलमानों से कि वो हमारे हक में। ये बीजेपी की तरफ से अब ये बात कही जा रही है, इंटरव्यू चल रहा है। संजय जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? उनके इंटरव्यू से क्या होता है? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय राजनीति में अफवाह और झूठ फैलाने का जितना मजबूत तंत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, उससे प्रतियोगिता करना आसान नहीं है। अब ये देखिए नया खुलासा कर रहे हैं। ये कोई उत्तर नहीं है। कुछ ना कुछ तो स्पष्टीकरण देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संबित पात्रा जी चले जाए शाही इमाम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नहीं चलता है। सुनिए तो बात, आपने कोई सवाल खड़ा किया उसका जवाब है। पहले तो बीच में बोलने के खिलाफ बड़ा उत्तर है वो दे रहा हूँ, जो उत्तर है वो दे रहा हूँ, जो उत्तर है वो दे रहा हूँ। सुनिए तो बीच में बोलने से कैसा लग रहा है यदि आप जान लीजिए। एक मिनट, अरे संबित जी, संजय सिंह जी, ऐसे नहीं, संजय जी बोलिए। हाँ, समर्थन मांगा हो तो उसका प्रमाण दे, उसको सामने करें, उसको सामने करें। हमें पर बोलिए और दूसरे को भी बोलने दीजिए। आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, नहीं वो। हाँ, अगर कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता उनके पास गया था तो उसका प्रमाण देना, कौन मिलने गया था, क्या नाम है उसका, किसी का नाम बताएं, कौन मिलने गया था। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, शाही इमाम के समर्थन को आपने ठुकराया, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सोच भी कि आज तक शाही इमाम की अपील से कोई जीता नहीं है, हारे हैं सब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं संजय, एक मिनट, वो उनके पास संबित जी मुझे जवाब लेने दीजिए। एक मिनट। समर्थन को जो नकारने का हमारा सीधा मकसद उनकी विचारधारा और उनके सोच का है। हाँ। उनके सोच से ताल्लुक है, उनकी विचारधारा नहीं, चलिए मैं उस बात को मान लेती हूँ, वो तो एक सकारात्मक कदम रहा आपकी तरफ से, लेकिन उसको आपने बीजेपी से क्यों जोड़ दिया?
ना 4 बच्चे पैदा क्योंकि करने वाले आपसे भी यही पूछा जाएगा कि प्रूफ दो, एविडेंस लाओ। संबित शुरुआत से यही कह रहे हैं ना कि कोई एविडेंस दो कि कोई जुगलबंदी है, कि सोच समझ के रणनीति के तहत एक तरफ शाही इमाम ने अपील की और दूसरी तरफ से अरुण जेटली ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बात कही। जुगलबंदी है, इसका कोई सबूत है? आपसे भी तो पूछा जा सकता है ये। बयानों की मैं कह तो रहा हूं कि बयानों की आप जुगलबंदी देखिए ना, कि इमाम बुखारी साहब के बयान के तुरंत आने के बाद राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के वित्त मंत्री बजट बनाने का काम छोड़ के एक महत्वपूर्ण काम करने चले आए और कह रहे हैं फतवे के खिलाफ 100% मतदान। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी संबित अरुण जेटली को? इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने खुद अहमद बुखारी से समर्थन लिया। आपने तो मौका दे दिया आम आदमी पार्टी को, आपने मौका दिया आम आदमी पार्टी को कि वो आप पर हमला करे। बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद गिर गई है। पहले जाके समर्थन मांगती है, फिर जब समर्थन मिल जाता है और दांव उनके खिलाफ पड़ जाता है तब खुद बोलती है कि नहीं 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 सबूत लाओ। अब आप देखिए, अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा, फतवा एक रिग्रेसिव एक्ट है। अरुण जेटली जी ने देश से अपील किया और डेरा सच्चा सौदा का समर्थन वो क्या है? और डेरा सच्चा सौदा का समर्थन प्रोग्रेसिव एक्ट है। डेरा सच्चा सौदा का समर्थन प्रोग्रेसिव एक्ट है। नेहा, मैं कहना चाहती हूं, 1 मिनट रागिनी जी, उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बोलिए संबित जी। अरे संजय सिंह से ज्यादा परेशान बाकी लोग हो रहे हैं। मैं तो उत्तर दे रहा हूं, उत्तर देने भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा का समर्थन एक प्रोग्रेसिव एक्ट है, तो आप समय तो देंगे ना। सवाल पूछेंगे तो उत्तर देने के समय भी देंगे। मैं दे तो रहा हूं, उत्तर मांग रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, डेरा सच्चा सौदा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर हमें समर्थन देती है, हमें कोई गुरेज नहीं है। हम जाके मांग नहीं रहे किसी से समर्थन, मगर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी समर्थन मांगती है, फिर समर्थन नकारती है और उस पर राजनीति करने की कोशिश करती है, ये सबके सामने दिख रहा है। जिस पर सीबीआई का केस लगा हो, नहीं है, जिस पर हत्या से लेकर बलात्कार का मुकदमा सीबीआई का आरोप लगे हो, उनका समर्थन वो दे रहे हो और आप खुशी खुशी ले रहे हैं। चाहते हैं कि हर कोई हमें समर्थन करे, हर कोई हमें। जिन पर सीबीआई ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं वो आपको समर्थन दे रहा है और आप खुशी खुशी वो समर्थन ले रहे हैं। क्या हो रहा है? संबित जी, एक सवाल है मुझे का, डेरा सच्चा सौदा राम रहीम का रिकॉर्ड सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो आपको हरियाणा में समर्थन देते हैं, अब वो आपको यहाँ समर्थन दे रहे हैं। वो समर्थन दे रहा है, आप खुशी खुशी ले रहे हैं। ये कौन सी राजनीति हुई? तो मैं यही तो बोल रहा हूं, अगर डेरा सच्चा सौदा पे गंभीर आरोप है तो रागिनी जी से पूछिए, तो वो हरियाणा में इतने वर्ष तक सरकार में रही, केंद्र में सरकार में रही, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? नहीं तो ये आपकी पार्टी के लिए जवाब नहीं हुआ ना। इसको सपोर्ट किया था। अगर ऐसे गंभीर में एक कंट्रोवर्शियल फिल्म को आप पास करवा रहे हैं, क्या मजाक है? पूरे सेंसर बोर्ड से आपने रिजाइन करवा दिया और अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। आपके पास तो कभी संबित जी कोई जवाब होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, अरे आप जानते हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है? आप जानती हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है? अब्दुल्ला बुखारी, आप जानती हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक हाई कोर्ट के जस्टिस हेड कर रहे हैं। आपका ये कहना कि आप ट्रिब्यूनल पे विश्वास नहीं करते हैं, उसका अर्थ है कि आप कोर्ट का सम्मान नहीं करती हैं। आप हमेशा खेलते रहे हैं, आप इसी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते रहे थे। रागिनी जी, करते रहेंगे। दोनों पार्टियों को आईना दिखाना एक चीज है, लेकिन आप लोग भी पीछे नहीं है। मौलाना तौकीर रजा के पास, एक मिनट, कांग्रेस भी लेती रही है डेरा सच्चा सौदा से समर्थन। मैम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है। पिछली बार भी मैंने यही सवाल पूछा था आपसे। तौकीर रजा के पास बरेली में मैं दे रही हूँ, पर आप मुझे पूरा तो बोलने दीजिए। कांग्रेस जननी है इस तरह की और आप सवाल पूछ लेती हैं। आप पूछिए, चलिए आप सवाल पूछिए। मेरा शुरुआत से आपसे यही सवाल है रागिनी नायक जी कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया है, कि शुरुआत आप लोगों ने की। और लोकसभा चुनाव बहुत पुरानी बात नहीं है, जब सोनिया गांधी मिली थी इन्हीं शाही इमाम से और कहा था सेक्युलर वोट बटे ना। आज आप बाकी दोनों पार्टियों को आईना दिखा रहे हैं। भाई, ये आंख मिचोली की राजनीति को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। आप ये समझिए, अगर कोई समर्थन देता है तो समर्थन लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसके पीछे भी खेल खेलना, नहीं उसके पीछे खेल खेलना, ये कहना कि नहीं हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनसंघ को आज के शाही इमाम के पिताजी
जी ने समर्थन दिया था, 2004 में भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था। मौलाना तौकीर रजा के पास ये बरेली में चल के गए थे अरविंद केजरीवाल के हमें समर्थन दे दीजिए, और आज कह रहे हैं कि हम तो मासूम है। संजय जी, आप सब लोग, सारी पार्टियां जो है वो एक जैसी है। कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस कहती है हमें तो आईना दिखाने का अधिकार है, और मैं संबित पात्रा जी कहते हैं डेरा का समर्थन अलग किस्म का समर्थन है। और आप लोगों के बारे में रागिनी नायक कह रही हैं एक वक्त आप लोग भी पहुंचे थे तौकीर रजा के पास, तो आज आप चाहे कुछ भी कहें, आप सब लोग अपनी सुविधा और राजनीति के हिसाब से समर्थन लेते रहे। यहां तक मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, अगर आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक शुचिता की बात करती है तो ऐसे में मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन नहीं लेना चाहिए था, जिन पर शारदा एक्ट के, शारदा वाले मामले में इतना गंभीर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। जी संजय जी। नहीं, नाम तो दोनों महात्मा गांधी का लेते हैं, लेकिन अच्छा, जवाब देने दीजिए। कांग्रेस की तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए कांग्रेस के बारे में। रागिनी जी, छोड़ दीजिए आप। रागिनी जी कितना अजीब लगता है, वो अंग्रेजी में कहावत है लुक हू इज प्रीचिंग। लगातार जी बोलिए संजय जी, बोलिए संजय जी बोलिए। रागिनी जी, लुक हू इज प्रीचिंग। दोनों भाई मिल जाते हैं कोई बात खड़ा करने बात करने के लिए। संजय जी चलिए आप रखिए बात। हाँ, प्रीचर मैं ये कह रहा हूँ, संबित जी, प्रीचर तो आपको चाहिए। छोड़ दीजिए, एक मिनट। हाँ बोलिए संजय जी। मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है कि जहां तक तौकीर रजा का प्रश्न है, 1000 बार इस पे हम लोग सफाई दे चुके हैं। उस तौकीर रजा के साथ राहुल गांधी मंच शेयर करें, दिग्विजय सिंह मंच शेयर करें, उस तौकीर रजा के साथ कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनकी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ले, वो राजनीतिक पार्टी उनकी एक थी, उनका समर्थन ले, वो देश को तरक्की देने का काम कर रहे हैं। हमने कोई तालमेल, कोई समझौता कुछ भी नहीं किया तौकीर रजा के साथ। उसके बाद भी बार बार तौकीर रजा का नाम लेते हैं और बार बार तौकीर रजा का जिक्र करते हैं। इसके पीछे इन लोगों की क्या मंशा और सोच है, आप समझ सकते हैं। वक्त मेरे पास कम है। हमीद नुमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है धर्मगुरुओं को, मौलानाओं को इस तरह की सियासत से खुद को अलग रखना चाहिए? देखिए, सियासत और वोट से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे धर्म गुरु हो, अगर वो मतदाता है और यहाँ का शहरी नागरिक है तो उसको तो अधिकार पहुंचता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीति में पर्दे के पीछे जो है वो बहुत कुछ होता है और ये पता नहीं चलता है कि कौन जो है वो किसके साथ जो है वो खड़ा है। जिस तरह कहते हैं कि मोहब्बत में सब कुछ जायज है, तो इसी तरह राजनीति में भी जो है वो सब कुछ को लोग जायज करार दे देते हैं। तो संबित ने जो ये बात जो कही वो सही है। एक तो ये है कि समर्थन मांगना और ये कि ये देना, तो ये समर्थन को ठुकराने के पीछे और ये मांगने के पीछे क्या कुछ होता है वो इसको छोड़ देना चाहिए मतदाता पे कि आपने जो है वो मुद्दों को लेकर और पब्लिक। लेकिन नुमानी साहब, मेरा सवाल तो ये था कि धर्म और सियासत को इस तरह से जोड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि इससे फायदा किसी का नहीं होता है, ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होती है। विजय, आपकी प्रतिक्रिया। विजय, नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई शाही इमाम हो, उसको राजनीति में ना पढ़ना चाहिए और ना ही राजनेताओं को उसकी चौखट पर जाकर वहां घुटने टेक कर समर्थन लेना चाहिए और उसके बदले में जो भी चुनावी राजनीति के तहत और बाद में जो लेन देन होता है उस सबसे दूर रहना चाहिए। भारत जो है वो धर्म प्रधान जो है वो देश है, यहाँ की जो है वो राजनीति वो धर्म से कभी अलग नहीं हुई है। नहीं, लेकिन चुनावी राजनीति से बाहर रही है, उठाना पड़ता है, चुनावी राजनीति से बाहर रही है। फैशन मानता हूँ, इसका जो है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संबित पात्रा जी, आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि डेरा सच्चा सौदा का समर्थन अलग कैसे? मैं दे रहा हूं, जवाब देता हूं। पहला बात ये बता दूं, जहां आम आदमी पार्टी का सवाल है, इनका मोटो है ये लेते कुछ नहीं है, बस लोग इनको लाके जबरदस्ती दे देते हैं। ना कांग्रेस से समर्थन लेते थे, ना रात को 2 करोड़ रुपए ले रहे थे, लोग जबरदस्ती ला के इनको दे देते हैं। मगर कल जब ये वोट लेने के लिए खड़े होंगे कोई देगा नहीं, क्योंकि सब कोई ने हकीकत देख लिया है। जहां तक डेरा सच्चा सौदा का सवाल है, उत्तर दे दूं, डेरा सच्चा सौदा कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है, कोई हिंदू क्रिश्चियन डिवाइड नहीं है। एक ही धर्म के अंदर संप्रदाय है अलग अलग, उसमें किसी प्रकार जो आपको दे रहा है, जो आपको समर्थन दे रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो मायने रखता है सर, या नहीं रखता मायने? मेरा सवाल वो था जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। रागिनी जी, मुझे नहीं मिलेगा जवाब, मालूम है, मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा, माफ कीजिएगा संबित जी। रागिनी जी, सवाल ये है कि आप लोगों की पार्टी ने भी समय समय पर यह काम किया है, तो या तो आपकी पार्टी भी कहे कि हमसे गलती हुई है, इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग रखने की जरूरत है।
देखिए, मैंने 2 बार नेहा आपको दोनों कृत्यों की पृष्ठभूमि समझाने की कोशिश की, पर या तो आप समझ नहीं पाई या मैं समझाने में विफल रही हूं। पर एक बात जो आज दिल्ली की सियासत की सच्चाई है वो ये है कि पिछले 1 साल में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। हमने तमाम इलाकों में दंगे तक भड़कते हुए देखे, चर्चों पर तोड़फोड़ होती हुई हमने देखी। ये पहले दिल्ली के 15 सालों में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही थी। और पिछले 1 साल में 2 ही पार्टी का राज था, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो उससे पहले का इतिहास क्या भूल जाए जनता? उससे पहले का इतिहास भूल जाए। वक्त मेरे पास कम है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। संजय जी, जो आपने ठुकराया है समर्थन ठुकराया है, उसका फायदा होगा आपको दिल्ली चुनाव में? सीधा सवाल। धर्म गुरुओं से समर्थन के आदान प्रदान की बात हो रही है, उसको भी बहुत ध्यान से परखने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली का चुनाव आम हिंदू का चुनाव है, आम मुसलमान का चुनाव है, आम सिख का चुनाव है, आम ईसाई का चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और हमको हमारे मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की 50 से ज्यादा दिल्ली के अंदर सीटें आएंगी। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही, रोकना होगा मुझे आपको, लेकिन सवाल यह है कि मतदान से ठीक पहले बुखारी कार्ड कौन खेला? माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।